नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को प्रश्नोत्तर कराऊंगा। तो ये पाठ हम लोग पढ़ चुके हैं। आज इस पाठ का ये प्रश्नोत्तर है, इसको करेंगे। ठीक है। तो पहला प्रश्न है, कवि सभी भारतीयों को किस लिए आमंत्रित करता है और क्यों? कवि सभी भारतीयों को समूह में रोने के लिए आमंत्रित करता है, क्योंकि यह देश सबका है और अगर देश पिछड़ रहा है तो इसकी जिम्मेवारी सब लोगों की है। इसलिए कवि लोगों को भारत की दुर्दशा को समझने के लिए आमंत्रित करता है। वह कहता है कि सभी भारतीयों का फर्ज है कि वे आंसू बहाएं, भारत की इस दुर्दशा पर रोएं, नहीं तो उन्हें देश प्रेमी नहीं माना जाएगा। अगर देश के लिए प्रेम है, अपनी मातृभूमि के लिए प्रेम है, तो उन्हें निश्चित रूप से आंसू बहाना चाहिए, भारत की दुर्दशा को महसूस करना चाहिए। दूसरा प्रश्न, कवि के अनुसार भारत कई क्षेत्रों में आगे था पर आज पिछड़ चुका है। पिछड़ने के किन कारणों का कविता में संकेत किया गया है? कवि के अनुसार भारत कई क्षेत्रों में आगे था और आज पिछड़ चुका है। इसके कारण इस प्रकार से हैं। पहला कारण यह है कि हम लोग आपस में ही झगड़ते रहे और हमने विदेशियों को यहाँ सत्ता प्राप्त कर लेने का अवसर दे दिया। आपस में यहाँ के ज्ञानी लोग भी लड़ते रहे हैं, जिस कारण से देश की एकता नष्ट हो गई और हम अपनी चेतना को गंवा बैठे, जिससे यह देश गुलाम हो गया। अगर हम सही मायने में राष्ट्रीय भावनाओं को समझते तो इस हालत में नहीं पहुँचते। हमें अपने राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए, उसके प्रति जागरूकता दिखाना चाहिए। अब जहाँ देखा हूँ तहाँ दुख ही दुख दिखाई, हा हा भारत दुर्दशा न देखी जाई। अब जहाँ भी देखिए वहाँ दुख ही दुख है। हर क्षेत्र में भारत पिछड़ चुका है, तो सामाजिक प्रतिष्ठा उसकी पिछड़ी है। विश्व में आज भारत से आगे कई देश हो गए हैं और एक ज़माना था जब शिक्षा, उद्योग धंधे, आर्थिक और हर तरह से भारत विश्व का सर्वश्रेष्ठ देश हुआ करता था। विदेशों से लोग यहाँ पढ़ने के लिए आते थे, लेकिन आज ऐसा हाल है, यहाँ के लोग विदेश काम धंधा करने जाते हैं, पढ़ाई करने जाते हैं, तो निश्चित रूप से यह देश के पिछड़ेपन का प्रदर्शन है और इसके पिछड़ेपन के लिए कोई एक व्यक्ति जिम्मेवार नहीं है, बल्कि सभी भारतीय जिम्मेवार हैं। अतः सभी भारतीयों का फर्ज बनता है कि वे देश की एकता, अखंडता एवं आज़ादी की रक्षा के लिए संघर्ष करें, प्रयत्न करें। तो इन पंक्तियों का यही अर्थ है। संक्षेप में व्याख्या यही हुई। भारतीय स्वयं अपनी इस दुर्दशा के कारण हैं, कविता के आधार पर उत्तर दीजिए। निश्चित रूप से भारतीय ही भारत के पिछड़ेपन के कारण हैं। वे अगर जागरूक होंगे तो निश्चित रूप से अपने देश की दुर्दशा को समझेंगे और उसको उससे बाहर निकालने के लिए प्रयत्न करेंगे। तो जब तक भारतीय आपस में ऊंच नीच, छुआछूत, भेदभाव आदि के आधार पर लड़ते रहेंगे, आपस में एक दूसरे से अंतर महसूस करेंगे, तब तक देश में एकता नहीं हो सकती है और तब तक विदेशी आकर के देश को गुलाम बनाते रहेंगे। जैसे आदिकाल में भी हम लोगों ने देखा कि कैसे भारतीय विद्वान भी आपस में लड़े झगड़े, एक दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास किए। इस प्रकार से देश की एकता बाधित हो गई, खंडित हो गई और विदेशी आकर के यहाँ हुकूमत करने लगे। तो निश्चित रूप से देश की दुर्दशा के जिम्मेवार भारतीय ही हैं। उन्हें ही इसको समझना पड़ेगा और इसके समाधान के लिए यत्न करना पड़ेगा। लड़ी वैदिक जैन, डुबाई पुस्तक साड़ी। वैदिक समुदाय और जैन समुदाय, इतिहास गवाह है, इन दोनों विद्वानों में आपस में लड़ाई हुई। ये दोनों एक दूसरे के विरोधी हो गए, अपने को सही साबित करने लगे और इस चक्कर में सारी पुस्तकों का ज्ञान जो था वो डूब गया, वो बर्बाद हो गया, अर्थहीन हो गया। ज्ञान विकास के लिए होता है, न कि ज्ञान एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए। ज्ञान का मतलब अगर सहयोग नहीं है तो वह ज्ञान
योग नहीं करेगा वह वियोग का अर्थ देगा, वियोग देगा। तो करी कलह बुलाई जवन सैन्य पुनि भारी, आपस में कलह करने से यवन सैनिक आ गए देश में और यवनों ने देश को गुलाम बनाया। तो इस प्रकार से इसका मतलब है कि हमें निश्चित रूप से आपस में सलाह मशविरे के साथ जीना चाहिए, भाईचारे एवं सद्भावना के साथ जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए। सबसे ऊपर टिक्कस की आफत से कवि ने क्या कहना चाहा है? यहाँ टिक्कस का मतलब है टैक्स, शुद्ध हिंदी में इसका अर्थ है टैक्स। तो अंग्रेज़ के ज़माने में टैक्स की मात्रा ज़्यादा थी, लोगों को पे करने में परेशानी होती थी। तो इसलिए कवि का कहना है कि टिक्कस की आफत भी ऊपर से आ गई। देश में महामारी थी, जो विकास हो रहा था, आर्थिक जो उत्पादन हो रहा था उसका लाभ अंग्रेज़ों को जा रहा था। गंगा नदी बह तो ज़रूर रही थी, लेकिन बह करके इसकी जो गाद है, जो इसका मुनाफा है, वह टेम्स नदी में पहुंच जा रहा था। तो कहने का अर्थ यह है कि टैक्स भी ऊपर से, महामारी देश में, और विदेशी शासन, आर्थिक शोषण, इस सब के चलते देश की स्थिति इतनी खराब थी कि इसे दुर्दशा कहा जा सकता है। इसलिए कवि ने देश के लोगों का ध्यान देश की दुर्दशा की तरफ खींचा है अपने इस महान कविता के द्वारा। सो यह कविता राष्ट्रभक्ति की भावना से ओतप्रोत है। इसमें देश प्रेम भरा हुआ है, कूट कूट कर भरा हुआ है। अंग्रेजी शासन सारी सुविधाओं से युक्त है, फिर भी यह कष्टकर है। क्यों? अंग्रेजी शासन दुनिया में सभ्य लोगों की सरकार मानी जाती थी, लेकिन उन लोगों ने औद्योगिक क्रांति भी किया था। औद्योगिक क्रांति के चलते उत्पादन में वृद्धि हुई थी। भारत में भी औद्योगिक क्रांति हुई थी, मशीन लगे थे, लेकिन इसका जो बेनिफिट हो रहा था, जो मुनाफा हो रहा था, जो लाभ था, वह अंग्रेज़ों को प्राप्त हो रहा था। यहाँ तक कहा जाता है कि अंग्रेज़ों के यहाँ के भी जो स्टाफ्स होते थे, उनका वेतन भी भारत से ही बन के जाता था। तो भारत का पैसा अंग्रेज ले जाते थे। यहाँ विकास तो था, लेकिन वह विकास भारतीयों के लिए नहीं था। आर्थिक शोषण हो रहा था, इसलिए देश गरीबी की मार झेल रहा था। यही इस प्रश्न का सही उत्तर है। कविता का सरलार्थ अपने शब्दों में लिखें। कविता का सरल अर्थ लिखना है। कवि आरंभ करता है अपनी कविता को भारत की दुर्दशा की तरफ लोगों का ध्यान खींचकर, और ध्यान खींचने के लिए वह कहता है कि आज की जो दुर्दशा है इस देश की, वह इसलिए है कि लोग आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, लोगों में देश प्रेम की भावना नहीं है, राष्ट्रीयता की भावना की कमी है। अगर आपस में लड़ते नहीं तो विदेशी आकर के हमें गुलाम नहीं बनाते, और यहाँ आर्थिक शोषण हो रहा है, अंग्रेज यहाँ का धन अपने यहाँ ले जा रहे हैं, आपस में भेदभाव है, एकता की कमी है, जागरूकता की कमी है। इसलिए हमें इन सब बातों पर ध्यान देना चाहिए। यह देश पहले कितना महान था, युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम जैसे वीर यहाँ हुए हैं, और यहाँ तो साक्षात वासुदेव भगवान श्री कृष्ण भी आए हैं इस धरती पर, राम आए हैं। यह ज्ञान, धर्म, अर्थ सभी क्षेत्रों में भारत कभी आगे हुआ था, विश्व का गुरु था। लेकिन आज यहाँ के लोग पढ़ने के लिए भी विदेशों की यात्रा करते हैं, नौकरी चाकरी के लिए भी लोग बाहर जाते हैं। इसका मतलब यह है कि देश की दुर्दशा हो गई है। हमें इसको समझना चाहिए, और यही बात समझ में अगर आ जाए तो कविता का सरलार्थ आपको समझ में आ गया, तो अपने शब्दों में लिखेंगे, मुझे यही अर्थ जान पड़ता है, तो यह अर्थ सही है, मैंने गलत नहीं बताया। लेकिन आप इसे अपने शब्दों में, अपने स्टाइल में लिखेंगे तो एग्ज़ाम्स में आपको पूर्ण अंक आएंगे, ज़्यादा अंक आएंगे। आपको फोटोकॉपी नहीं बनना है, आपको अपने मर्जी से, अपनी मर्जी से, अपने स्टाइल में, अपने सेंटेंस में, अपने भाव को व्यक्त करना है। फोटोकॉपी बनने की ज़रूरत नहीं है, आप जो हैं वही हैं। इसलिए जो भी हैं उसको आत्मविश्वास के साथ व्यक्त करें, आप निश्चित रूप से पूर्ण अंक को प्राप्त करेंगे। उदाहरणों की सप्रसंग व्याख्या करें। इनको रोबहूँ सब मिल के आवहूँ भारत भाई, हाहा भारत दुर्दशा न देखी जाए। ये प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने भारतीयों को समूह में आकर के रोने के लिए आमंत्रित किया है, क्योंकि भारत की दुर्दशा
इतनी ज़्यादा हो गई है कि उसे बिना महसूस किए हुए, बिना सामूहिक प्रयास से दूर नहीं किया जा सकता है। और यह देश किसी एक का नहीं है, यह देश सभी भारतीयों का है। तो देश की हालत को ठीक करने का कार्य भी सभी लोगों को मिलजुल के करना पड़ेगा। इसीलिए रोवहूँ सब मिलके आवहूँ भारत भाई। रोने के लिए आमंत्रित किया कवि ने, देश की दुर्दशा को रियलाइज़ करने के लिए, महसूस करने के लिए, तो उसने समूह में आमंत्रित किया। उसने राजतंत्र की वकालत नहीं की, उसने सभी लोगों को आमंत्रित किया, सभी आइए, सभी जगिए, सभी इस देश को बचाइए। इसलिए इन पंक्तियों में कवि ने देश की एकता, राष्ट्रीय एकता और सामाजिक एकता की बात की है। देश की आज़ादी तभी संभव है जब सभी लोग जागरूक होंगे और मिलजुल करके देश की आज़ादी के लिए संघर्ष करेंगे। अंग्रेज राज सुख साजे, सजे सब भारी। अंग्रेज के राज में सुख तो सब कुछ है, औद्योगिक क्रांति हुई है, उत्पादन बढ़ा है, मशीनीकरण हुआ है, लेकिन है पै धन विदेश चली जात। लेकिन देश जो है, धन जो होता है उस उत्पादन से, वह धन विदेश चला जाता है। यह अति ख्वाड़ी, यही सबसे बड़ा कष्टकर बात है। सबसे बड़ी कष्टकर चीज़ यही है कि धन विदेश जाता है, उत्पादन होता है, लेकिन वो उत्पादन का लाभ भारतीयों को नहीं, वो उसका धन अंग्रेज ले जाते हैं। यही दुख की बात है। स्वाधीनता आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में इस कविता की सार्थकता पर विचार कीजिए। स्वाधीनता आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में इस कविता की भूमिका एक चाबी की तरह है। चाबी घुमाते ही ताला खुल जाता है। इस कविता का नाट्य मंचन जहाँ जहाँ हुआ, वहाँ वहाँ लोगों ने देश की दुर्दशा को महसूस किया और अपना फर्ज समझा कि वे आंदोलन में कूदें। तो देश में स्वतंत्रता की जो आग फैली, उसे फैलाने में भारतेंदु हरिश्चंद्र जैसे लोगों की कविताओं का बहुत बड़ा हाथ है। इन्होंने जनमानस को अंग्रेज़ों के खिलाफ तैयार किया। उन जनमानस को इन्होंने समझाने में सफलता प्राप्त की कि भारत की जो दुर्दशा है वह अंग्रेज़ों के कारण है, विदेशियों के कारण है। इसलिए हर भारतीय का कर्तव्य है कि वह आंदोलन करे, वह विदेशियों से मुक्त होने के लिए प्रयत्न करे। तो देश की आज़ादी को सही मायने में संचालित करने का श्रेय ऐसे ही साहित्यकारों को जाता है जिन्होंने जनमानस में एक मानसिकता भर दी, एक सोच पैदा कर दी कि विदेशी विदेशी हैं, उनको यहाँ से जाना चाहिए, उनका होना देश हित में नहीं है, गुलाम होना देश के लिए स्वाभिमान का सवाल है। तो यह कविता एक बहुत बड़ी कविता है जिसका अर्थ सार्वभौमिक है और हर मनुष्य को इस अर्थ को स्वीकार करना चाहिए। ऐसी कविताओं को पढ़ने से व्यक्ति के जीवन में उन्नति होती है, उसका मानसिक स्तर उच्च कोटि का होता है, उसमें आज़ादी की भावना बढ़ती है और एक स्वाभिमानी व्यक्ति के रूप में उसका अभ्युत्थान होता है। तो निश्चित रूप से ऐसी कविताएं पढ़ना चाहिए, पढ़ने की ज़रूरत है। यह पढ़ने से हमें बुद्धि, विवेक और ज्ञान सबको बढ़ाने में सहायता मिलती है। आपने इस कविता को, इस प्रश्नोत्तर को सुना, इसके लिए धन्यवाद।